मैं DRX पुष्पेंद्र सिंह और आज बात करूंगा बुखार के बारे में। बुखार यानी फीवर, इसे मेडिकल लैंग्वेज में पायरेक्सिया भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुखार किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ए फीवर या डेफिनेशंस ऑफ फीवर, बुखार किन किन कारणों से आता है, कॉजेज ऑफ फीवर, बुखार कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ फीवर, बुखार में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर, बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए कौन सी साइट का प्रयोग किया जाता है, साइट टू मेजर टेम्परेचर, बुखार में कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुखार यानी फीवर कोई बीमारी नहीं है। जी हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है। ये शरीर में होने वाले इन्फेक्शन या शरीर में डिसीज़ का संकेत देते हैं। अब बात करेंगे बुखार क्या है, व्हाट इज़ ए फीवर या डेफिनेशंस ऑफ फीवर। तो ए टेम्परेरी इंक्रीज इन एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस के औसत शरीर के तापमान में अस्थायी वृद्धि होने को बुखार कहते हैं। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस इट इज़ कॉल्ड पायरेक्सिया। जब शरीर का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठता है तो इसे पायरेक्सिया या फीवर कहा जाता है। नंबर 2 आता है बुखार किन किन कारणों से आता, यानी कॉजेज ऑफ फीवर। इन्फेक्शन, वायरल एंड बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज़ किसी बीमारी के कारण, मैलिग्नेंसी रिलेटेड टू कैंसर इन केस ऑफ कैंसर में, हीट स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन, किसी भी गर्म टेम्परेचर के संपर्क में आना, इससे डिहाइड्रेशन हो जाता और बुखार आ जाता। एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के होने पर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता और बुखार आ जाता। इंजरी एंड सर्जिकल ट्रामा, किसी भी सर्जरी के दौरान डॉक्टर पेशेंट को PCM देते हैं इसीलिए ताकि बुखार ना आए। आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन होने के बाद बच्चों में तो बुखार आता ही आता है, ओल्ड एज में भी बुखार आ जाता, कुछ वैक्सीनेशन में आता कुछ में नहीं आता। इन्फ्लामेशन, चोट लगने पर, दर्द या सूजन होने पर भी बुखार आ जाता है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ सम ड्रग, कुछ ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होने से भी फीवर की कंडीशन बन जाती है। टीथ इरुप्शन, छोटे बच्चों के दांत निकलते समय भी बुखार देखने को मिलता। नंबर 3 आता बुखार कितने प्रकार का होता, यानी टाइप्स ऑफ फीवर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे इंटरमिटेंट फीवर की। डिफाइन एज ए फीवर प्रेजेंट ओनली फॉर सेवरल हावर्स ड्यूरिंग द डे, कैन बी सीन इन मलेरिया, पायोजेनिक इन्फेक्शन, लेप्टोस्पिरोसिस। यानी इंटरमिटेंट फीवर में 24 घंटे की अवधि में हाई टेम्परेचर केवल कुछ घंटों के लिए रहता है और बाकी पूरे दिन टेम्परेचर नॉर्मल रहता। या कह सकते हैं कि रात के समय में टेम्परेचर बढ़ जाता है और मरीज को ठंड लगती है। यह प्रक्रिया हर दूसरे दिन या कुछ दिनों के अंतर से दोबारा हो जाती है जब तक कि मरीज़ की बीमारी कट नहीं जाती। यह बुखार मलेरिया, पाइमिया, सेप्टिसीमिया, बोरेलोसिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेमिटेंट फीवर। ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस occurs over the 24 hours period, all of which are above normal in cold or influenza, viral acute respiration tract infection। यानी रेमिटेंट बुखार में दिन के समय शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। इस स्थिति में शरीर के टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव रहता है। इसमें बुखार चढ़ता उतरता रहता है। इसमें शरीर का टेम्परेचर पूरे दिन नॉर्मल से ऊपर रहता। इसे मेडिकल टर्म्स में इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कहा जाता। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ब्रूसेलोसिस के कारण होता। नेक्स्ट है सस्टेन्ड या कंटिन्यूस फीवर। ए पैटर्न इन विच देयर इज़ लिटिल चेंज 0.3 डिग्री सेल्सियस और लेस इन द एलिवेटेड टेम्परेचर ड्यूरिंग द 24 आवर्स पीरियड।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोअर एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यूटीआई, फंगल डिसीज़। नाम से ही पता लग रहा है कंटिन्यूस। इसे निरंतर बुखार भी कहा जाता है। यह एक लंबे समय तक चलने वाला बुखार है। इसमें दिन के दौरान टेम्परेचर में बहुत कम या कोई बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार का बुखार न्यूमोनिया में, टाइफाइड में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फंगल डिसीज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर इज़ ए रिकरिंग फेब्राइल डिसीज़ caused by several species of the spirochete, Borrelia and transmitted by lice or ticks. Symptoms are recurrent febrile episode with headache, myalgia and vomiting lasting 3 to 5 days, separated by interval or apparent recovery। यानी रिलैप्सिंग फीवर एक आवर्ती फीवर है जो स्पाइरोचेट बोरेलिया की कई प्रजातियों के कारण होता है और जूं या टिक द्वारा प्रेषित होता है। लक्षण होते हैं इसके 3 से 5 दिनों तक चलने वाले सिरदर्द, माइल्जिया और उल्टी के साथ आवर्ती फीवर एपिसोड है। नेक्स्ट है सडन हाई फीवर। एज द नेम सजेस्ट, सडन हाई फीवर इज रिकॉग्नाइज्ड विद ए सडन इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। इट कैन कॉज टायर्डनेस, फटीग, बॉडी एक एंड हेडेक। जैसा कि नाम से ही पता चलता कि शरीर के टेम्परेचर में अचानक वृद्धि के साथ अचानक तेज़ बुखार आना। अब इसका कारण क्या हो सकता? ये सिर दर्द से या बदन दर्द से आ सकता। अब जैसा कोई वीक आदमी है, कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर आदमी ज़्यादा हार्ड वर्क कर ले तो उसे कमज़ोरी के कारण, एकदम थकावट के कारण इतनी तेज़ी से बुखार आएगा, बहुत तेज़ी से। तो इसमें जो नॉर्मली दवाई से ये कवर हो जाता, मल्टीविटामिन रख देते हैं और फीवर की मेडिसिन कालपोल वगैरह ये चल जाती है, तो ये आसानी से बुखार उतर जाता। नेक्स्ट है रियूमेटिक फीवर। रियूमेटिक फीवर इज़ कोज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट, द बैक्टीरिया इनिशियली कोज्ड थ्रोट इन्फेक्शन विच इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड can lead to painful fever, white spot on the tonsils and tongue, inflammation with headache, etc. are some of the common symptoms of rheumatic fever. Rheumatic fever स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया शुरू में गले का संक्रमण का कारण बनता है। इग्नोर करने पर पेनफुल फीवर हो सकता है। टोन्सिल्स और जीभ पर सफ़ेद धब्बे, सिर दर्द के साथ सूजन आदि जो है रियूमेटिक फीवर के लक्षण हैं। नेक्स्ट है हेक्टिक और सेप्टिक फीवर। आइदर इंटरमिटेंट और रेमिटेंट फीवर कैन बी कॉल्ड हेक्टिक व्हेन द डिफरेंस बिटवीन पीक एंड थ्रोट टेम्परेचर इज ग्रेट 104 डिग्री सेल्सियस और मोर। ट्यूबरक्लोसिस, किडनी कैंसर, लिम्फोमास एंड ड्रग रिएक्शन। यानी हेक्टिक फीवर में बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है और बुखार की दवाई लेने के बावजूद भी बुखार नहीं उतरता, तो ये हेक्टिक बुखार का संकेत होता। इसमें एंटीबायोटिक दवाइयों का मेन रोल होता। इसमें रोगी की देखभाल अच्छे से की जाती है। इसमें जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, किडनी कैंसर है, लिम्फोमास, ये ड्रग रिएक्शन, ये और भी कई सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से हाई फीवर आता और पैरासीटामोल खाने पर भी जो फीवर नहीं उतरता। नंबर 4 है बुखार में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर। नंबर 1 है अबव द नॉर्मल टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर रहता। नंबर 2 टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट का बढ़ जाना। नंबर 3 है टैकिपनिया। टैकिपनिया मीन्स इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, यानी जो सांस लेने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। नंबर 4 है ड्राई माउथ एंड कोटेड टंग, यानी मुंह सूख जाना और जीभ यानी भारी हो जाना, यानी कोटेड हो जाना। नंबर 5 है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी प्यास अधिक लगना। और नंबर 6 है स्वेटिंग, यानी पसीना अधिक आता। बुखार जब होता है तो उसमें पसीना भी अधिक आता। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया, यूरिन आउटपुट कम होना, यानी पेशाब भी इसमें कम आता। हेडक, सर दर्द रहता। बॉडी एक एंड जॉइंट पेन, यानी बदन दर्द और
जोड़ों में भी दर्द रहता। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स होता लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी इसमें भूख कम लगती है, जब बुखार होता तो भूख भी नहीं लगती। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाता और उल्टी आती हैं। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, यानी बेचैनी रहती है। नेक्स्ट है फटीग, थकावट भी रहती है इसमें। नेक्स्ट है रिगोर, यानी जब फीवर होता है तो उसमें रिगोर यानी कंपकपी या ठंड सी लगती है। और हाइपरपेरेक्सिया, हाइपरपेरेक्सिया मतलब होता है जब फीवर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता तो उसे बोलते हैं हाइपरपायरेक्सिया। तो इस कंडीशन में जो है कन्वल्सन या कोमा में चले जाता पेशेंट। नंबर 5 है बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए कौन कौन सी साइट का प्रयोग किया जाता है। साइट टू मेजर टेम्परेचर, तो ये है, इसमें 4 साइडों से बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है। नंबर 1 है ओरल, इसमें थर्मामीटर को मुंह में रखकर टेम्परेचर लिया जाता। नंबर 2 है रेक्टम, यह विधि शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए है। इसमें थर्मामीटर को पीछे की साइड प्राइवेट पार्ट में लगाया जाता है। थर्मामीटर को आधे से 1 इंच तक अंदर करके टेम्परेचर लिया जाता है। नंबर 3 है ऑक्सिलरी, इस विधि में थर्मामीटर को बगल में तब तक रखा जाता है जब तक कि थर्मामीटर बीप ना करे या फाइनल रीडिंग ना आ जाए। नंबर 4 है टिम्पैनिक, इस विधि द्वारा टेम्परेचर कान के द्वारा लिया जाता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय से अब तक डिजिटल फोरहेड थर्मामीटर का प्रयोग ज़्यादातर कर रहे हैं। इसमें जो है एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं आ पाता इन्वायरमेंट की वजह से। अब बात करेंगे टेम्परेचर द्वारा बुखार का वर्गीकरण। नंबर 1 लो ग्रेड, इसमें है 38.1 टू 39 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, 100.5 टू 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अलग अलग दिया गया है। नंबर 2 मॉडरेट ग्रेड, 39.1 टू 40 डिग्री सेल्सियस। और अगला है फ़ारेनहाइट में 102.2 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर 3 हाई ग्रेड, हाई ग्रेड जो होता है फीवर 40.1 टू 41.1 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 104.1 टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आता है नंबर 4 हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया जो होता है वो 41.1 से ऊपर होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 106 यानी 106 डिग्री टेम्परेचर इसका होता है। नंबर 6 आता है बुखार में कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बुखार किस वजह से आया है, क्योंकि बिना रोग को पहचाने दवाई नहीं देनी चाहिए। बुखार आने का कोई एक कारण नहीं होता, काफ़ी सारी वजह होती हैं। जैसा कि वीडियो में शुरू में मैंने बता दिया है कि बुखार किन किन कारणों से आता है। बुखार को उतारने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती है। एंटीपायरेटिक मीन्स टेम्परेचर को नॉर्मल करना, यानी फीवर को रिड्यूस करना, जैसे कि पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बुखार को उतारने के लिए दी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बुखार की दवाई लेने के बावजूद भी बुखार नहीं उतरता, तो इसकी मेन वजह है कि बीमारी का सही नहीं पहचान पाना, क्योंकि हम नॉर्मल फीवर समझकर दवाई दे देते हैं और बुखार आने की वजह जो है कुछ और होती है। हो सकता है कि यूटीआई हो, कोई और इन्फेक्शन हो, डेंगू हो, मलेरिया हो या टाइफाइड हो, तो वो तो कंडीशन के हिसाब से ही पता लगता। मेडिसिन की डोज एज या बॉडी वेट के हिसाब से निर्धारित करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के फीवर में कौन सी दवाई लेनी चाहिए। ये दवाइयाँ आप अपनी इच्छानुसार ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मेरी अगली वीडियो आप देखें, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का ट्रीटमेंट जानने के लिए मेरी अगली वीडियो आप देखें, उसी में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है।